जब लांचरेन ने लांसीचन से कहा कि वो वांगची की शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो लांसीचन को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि अभी वांगची बस 17 साल का है। पर लांचरेन ने समझाया कि अब वक्त आ गया है कि वांगची को सारी फीलिंग्स को समझना होगा। लांसीचन इस बात पर भी आर्ग्यू करने वाले थे, पर लांचरेन ने कहा, सीचेन, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हालत बिगड़ती जा रही है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। अब हम ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठ सकते। लांचरेन की आवाज़ चढ़ी हुई थी। तब सीचन ने शांति से कहा, अंकल, जैसा आपको ठीक लगे। पर क्या आपको लगता है कि क्लान लीडर जियांग भी इस बात से सहमत होंगे? लांचरेन ने कहा, मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे जो होगा देखा जाएगा। और हाँ, अब तुम्हें चलना चाहिए, तुम्हें और भी ज़रूरी काम है। लांचरेन की बात मानकर सिचन तुरंत उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले गए। और लांसीचन के जाने के बाद लांचरेन फिर से चाय पीते हुए वांगची के बारे में सोचने लगे। उनके अनुसार वांगची को वी wuxian के साथ एक न एक दिन तो शादी करनी ही है, क्योंकि ये उसकी किस्मत है, भविष्यवाणी है, और उसे एक न एक दिन सच होना ही है। लांचरेन को यकीन है वांगची वी wuxian के साथ बहुत खुश रहेगा। पर वो भविष्यवाणी क्या है, जो शायद जानते तो सभी है, पर उसके बारे में बात नहीं करते। दूसरी तरफ विंग अंगड़ाई लेते हुए शिकायत कर रहा था, लांचा, मैं बहुत थक गया हूँ, दिन भर क्लास में एक ही जगह बैठकर। तो वांगजी ने कहा, पर तुमने तो कुछ भी काम नहीं किया। तो विंग कहने लगा, तुम्हें क्या पता, तुम्हारे जैसे होशियार बच्चे की एक्टिंग करना कितनी मेहनत का काम है। मैं तो थोड़ा सा भी नहीं हिल सकता। पूरा दिन ऐसे एक ही जगह पर बैठकर मेरा पूरा शरीर अकड़ गया है। विंग गुस्से में वांगजी से फिर से शिकायत करने लगा। वांगजी ने जवाब दिया। विंग को इस बात पर और भी ज़्यादा गुस्सा आया। एक तरफ तो उसकी हालत ख़राब हो रही है और वांगजी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। विंग उसका अच्छे से जवाब देने वाला था, पर तभी उसकी नज़र एक तरफ गई। वहाँ पर उसकी शिजिए थी। विंग ने वांगजी को उस तरफ इशारा करते हुए कहा, वो मेरी शिजिए है ना, पर उसके साथ कौन है? अब वांगजी ने भी उस तरफ देखा और जवाब दिया, ये जिन जिशुआन है। इस पर तो विंग का पारा और भी चढ़ गया। उसने कहा, ये पीकॉक मेरी शिजिए के साथ क्या कर रहा है? क्या वो दोनों बातें कर रहे हैं? कसम से, अगर इसकी सगाई मेरी शिजिए के साथ नहीं होती ना, तो मैं इसे बता देता, मैं तो इसका मुंह ही तोड़ देता। तभी विंग की नज़र थोड़ी दूरी पर ने हुएसांग और वेन्निंग पर गई। ने हुएसांग हमेशा की तरह फैन के पीछे चेहरा छुपाते हुए हंसते हुए कुछ बातें कर रहा था, और वेन्निंग बड़े ध्यान से उसकी सारी बातें सुन रहा था और बस उसे ही देखे जा रहा था। अब विंग का ध्यान पूरी तरह से उन दोनों पर था। उसने लांछान को अपने पास बुलाते हुए कहा, लांछा लांछा, इधर देखो, ये वेन्निंग को क्या प्यार हो गया है नेहोइसंग से? विंग उत्साह से लांचा को ये सब दिखा रहा था। दूसरी तरफ उसकी नज़र और आगे चली गई, जहाँ पर वेंचिंग आगे आगे चल रही थी और जंगशा उसके पीछे पीछे चल रहा था। अब विंग को ये तीनों जोड़े दिख रहे थे। उसने लांछा की तरफ देखते हुए कहा, लांछा, क्या हमने कुछ मिस कर दिया? इन दिनों हम अपनी प्रॉब्लम में इतना ज़्यादा फंस गए हैं कि हमें ध्यान ही नहीं है हमारे आसपास क्या हो रहा है। तब वांगजी ने कंफ्यूज होकर पूछा, विंग, तुम ये क्या बोल रहे हो? तब विंग लांचा को सब कुछ दिखाते हुए समझाते हुए बोला, देखो, जंगशा वेंच के पीछे पीछे जा रहा है, मतलब वो उसे पसंद करता है। और दूसरी तरफ वेनिंग ने होएसांग को इतने प्यार से देख रहा है, शायद वो भी उसे पसंद करता है। तुम इससे क्या समझे? विंग ने पूछा। तो वांगजी ने कहा, ये तो अच्छी बात है। विंग ने कहा, खाक अच्छी बात है, मैं तो उन्हें परेशान करना चाहता था, पर अब कैसे कर पाऊंगा? विंग उदास हो गया। तो वांगजी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो विंग ने कहा, लांझा, तुम भी ये क्या पूछ रहे हो? मैं तुम्हारी बॉडी में हूँ, मतलब सबकी नज़र में मैं अभी लान वांगजी हूँ, भी वुशियान नहीं, तो मैं इतनी मस्ती कैसे कर सकता हूँ? विंग मुंह फुलाते हुए बोला। तभी उसने देखा सामने से लान सिचन कुछ डिसेबल के साथ कहीं जा रहे हैं।
तभी वांगजी के शरीर में बसा विंग आगे बढ़ा और उसने अपने बड़े भाई से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो भाई? ये सुनकर सभी डिसेबल्स आपस में बात करने लगे, क्योंकि वी वुशियान ने जेवुजुन को ब्रदर कहा है, शियोंग सांग नहीं। डिसेबल्स में खुशबुसाहट हो गई। तब विंग ने फिर से कहा, शियोंग सांग, आप कहाँ जा रहे हो? अब सभी चुप हो गए और लांसीचर ने कहा, पास के गांव से खबर आई है कि वहां पर काफ़ी सारे पपेट्स देखे गए हैं, तो हम सब नाइट हंट पर जा रहे हैं उनका शिकार करने। तो विंग, जो वांगजी के शरीर में था, उसने कहा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ आपकी मदद करने के लिए? तब लांसीचर ने कहा, नहीं वांगजी, तुम दोनों आराम करो, मैं सब संभाल लूँगा। दूसरी तरफ वो मन में सोच रहे थे, आप दोनों की सोल्स एक्सचेंज हो गई है, जिसके कारण आप दोनों को अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता। तो आप दोनों को इस तरह के किसी भी मिशन पर भेजना बहुत खतरनाक होगा। पर ब्रदर विंग ने आगे कुछ बोलने की कोशिश की, पर शिचेन ने उसकी बात काटते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं ठीक रहूँगा। अब वांगजी और विंग दोनों भी इस बात पर मान गए और दोनों ने शिचेन को अलविदा किया। खासकर वांगजी ने कहा, सेवुजन, अपना ख्याल रखिए। इस पर शिचेन मुस्कुराते हुए बोला, जी मास्टर वी, आप चिंता मत कीजिए। अब लांसीचन वहाँ से चले गए और विंग ने फिर से एक बार अंगड़ाई लेते हुए कहा, लांझा, मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ, चलो जिंगशी में चलते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। जिंगशी पहुँचते ही विंग बेड पर पैर फैलाकर लेट गया और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। अब वांगजी ने विंग के बूट्स निकाले, फिर उस पर ब्लैंकेट ओढ़ा दी, उसके हाथ पैर ठीक करके उसे ठीक से सुलाया। फिर वो खुद चाय पीने के लिए बैठ गया। वांगजी को आज बहुत बुरा लग रहा था। विंग उसके शरीर में मानो कैद हो गया है। उसके जैसा रहन सहन शायद विंग को ठीक से जच नहीं रहा। कुछ देर बाद जब विंग की आंख खुली तो वो अपने बेड पर उठकर बैठ गया और आसपास देखने लगा कि वो कहाँ है। तब वो समझा कि वो जिंगशी में आ गया था और आते ही सो गया था। अब वो लांझा को खोजने लगा। उसने पाया पास ही में लांझा मेडिटेशन कर रहा है। अब विंग उठकर वांगजी के पास चला गया। उसने देखा कि वांगजी के सामने टेबल पर कुछ फल काट कर रखे हुए हैं, जिन्हें शायद वांगजी ने अभी अभी काटा था। बिना एक पल गवाए विंग वो प्लेट उठा लेता है और फल खाने लगता है। और विंग के पेट को सुकून मिलते ही उसकी जुबान फिर से शुरू हो गई। उसने हंसते हुए कहा, लांझा, तुम्हें पता है, कभी कभी तुम कुछ ऐसी हरकतें करते हो कि मुझे लगता है तुम मेरी एक परफेक्ट वाइफ हो। जैसे कोई वाइफ अपने हस्बैंड का ख्याल रखती है, वैसे ही तुम मेरा ख्याल रखते हो। विंग तो वहाँ से वो प्लेट उठाकर चला गया और जाते जाते वांगजी से बोला, डिनर का टाइम हो गया है, जल्दी से आ जाओ। इधर वांगजी आंखें बंद किए हुए चुपचाप विंग की सारी हरकतें नोटिस कर रहा था। विंग की बातें सुनकर उसके कान तो लाल हो गए थे, पर वो बिना अपनी आंखें खोले बोला, शेमलेस। ये सुनकर विंग तो बहुत जोर से हंसने लगा और लांझा उसे घूर कर देखने लगा। वो दरवाजे से बाहर चला गया तो विंग ने उसके पीछे दौड़ते हुए कहा, अच्छा रुको रुको, अब मैं तुम्हें वाइफ कह के नहीं बुलाऊंगा, हस्बैंड बुलाओ तो ठीक है। पर वांगजी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो विंग मुंह फुलाते हुए बोला, तुम बहुत बुरे हो, छोटा सा भी मजाक नहीं सहा जाता तुमसे, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? विंग मुंह फुलाकर चुपचाप वांगजी के पीछे चलने लगा, पर उसे क्या पता वांगजी की हालत तो बहुत खराब हो रखी थी। वो दोनों चुपचाप डिनर करने के लिए गए और वैसे ही वापस आ गए और बिना कोई बात किए सो भी गए। अगला दिन हमेशा की तरह गुजर गया। दोनों ने अपनी अपनी क्लास ख़त्म की। फिर कुछ डिसाइपल्स हांगवांजुन यानी वांगजी को अपने साथ लेकर गए। उन्हें कुछ मदद चाहिए थी, मतलब विंग तो उनके साथ चला गया, उन सभी के पीछे पीछे चलने लगा। तभी किसी ने उसे हाथ से पकड़ लिया और एक कमरे में खींच लिया। वांगजी गुस्से में बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी सामने वाले बंदे ने और भी जोर से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो विभूषण? कितने दिनों से देख रहा हूँ तुम उस लवांज के साथ चिपक रहे हो, आ जाते हो, दोनों हमेशा साथ रहते हो,
उसी के साथ घूमते हो, उसी के साथ सोते हो, तुम्हें हो क्या गया है? जंगशा गुस्से में कुछ भी बके जा रहा था। तभी कमरे के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आशिंग शांत हो जाओ। वहाँ पर जियांग यानली भी मौजूद थी, पर जियांग शेंग और भी गुस्सा होता हुआ बोला, मैं कैसे शांत हो जाऊँ शिजिए, इसे तो कोई खबर ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ मुझे ही समझ नहीं आ रहा। तब जियांग यानली ने कहा, आशिंग पहले सारी बातें खुलकर बताओ। तब जियांगशान परेशान होते हुए बोला, शिजिए वी वुशियान के लिए जियांग क्लान में एक स्क्रोल आया है। यानली ने परेशान होकर कहा, क्या बात है, किसी ने फिर से आयुन की शिकायत कर दी? पर कोई बात नहीं, माँ और पिताजी इस बात को संभाल लेंगे। जियांग शेंग और भी चिढ़ गया और बोला, शिजिए ये कोई मामूली स्क्रोल नहीं है, ये वेडिंग स्क्रोल है। क्या? जियांग यानली और लान वांगजी ने एक साथ चिल्लाया। अब जंगशा बताने लगा, शिजिए पिताजी यहाँ आए हैं। जब मैंने उन्हें देखा मैं चौंक गया, मुझे लगा वो हमसे मिलने के लिए आए हैं, इसलिए मैं भागा भागा उनके पीछे गया, पर वो तो सीधा मास्टर लान से मिलने के लिए चले गए। तब मैंने उनकी बातें सुनी। मास्टर लान पिताजी से कह रहे थे, वी वुशियान का ये रिश्ता बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। उन्हें खुशी है कि वी वुशियान की शादी हो रही है, और पिताजी ने भी इस बात में हामी भरी। उन्होंने कहा कि और विभूषण उनकी बात कभी नहीं टालेगा, वो इस शादी से मना नहीं करेगा, इसलिए अब हम साथ में ही जाएंगे गुसु सेठ से। वैसे भी अब हमारे व्याख्यान खत्म होने को आए हैं, और वो चाहते हैं कि हम सब साथ में ही यहाँ से जाए, ताकि यूनमिंग जाकर हम सब शादी की तैयारियां करें। पता है पिताजी भी इस बात के लिए मान गए हैं, उन्होंने कहा कि हम सब कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। नक्शा परेशान होकर ये सब बातें कर रहा था। यान ली ये सब बड़ी शांति से सुन रही थी, और दूसरी तरफ वांगजी के दिल में बहुत बड़ी बेचैनी उठी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे दर्द हो रहा था। कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कि कुछ छूट रहा है। तब वांगजी जो वींग के शरीर में था उसने कहा, क्या तुम्हें पता है स्क्रोल किसने भेजा है? यानली ने भी वांगजी की बात दोहराते हुए कहा, क्या तुम उस स्क्रोल के बारे में कुछ और जानते हो कि कौन से क्लान से आया है, किसके लिए आया है? तब जंगशा ने कहा, नहीं सीजिए, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन अब हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। हम कल सुबह 8 बजे निकल रहे हैं। हम पिताजी के साथ ही उम्मेंग जा रहे हैं। जंगशा मुंह बनाते हुए आगे की बात बोल रहा था, पर ये सब पर वांगजी का बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल गया। पीछे से जंगशा चिल्ला रहा था, वी वुशियान तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें अपना सामान नहीं बांधना? दोबारा चिल्लाते हुए मेरे पास मत आना, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करूँगा। जंगशा वांगजी पर चिल्ला रहा था, और वांगजी चुपचाप वहाँ से चलता जा रहा था। यानली ने जंगशा को शांत करते हुए कहा, आशिंग कोई बात नहीं, उसे जाने दो, मैं उसका सामान बांध देती हूँ। उदास सा वांगजी आगे चलता ही जा रहा था, कहीं शून्य में खोए हुए। तभी उसे फिर से किसी ने खींच लिया। ये न्योहेसंग था। वो भी वांगजी को अपने साथ एक कमरे में खींच कर ले गया। वांगजी पहले तो शॉक हो गया, पर उसने कोई बात नहीं की। शायद होइसंग को कोई ज़रूरी काम होगा, ये सोचते हुए वो चुपचाप होइसंग के साथ वहाँ उस कमरे में चला गया। जैसे ही होइसंग ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, होइसंग खुशी से चिल्लाते हुए बोला, भाई वी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये सुनकर वांगजी कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या? तो होइसंग ने अपने आगे के बालों को सहलाया, फिर अपनी बाजू से एक किताब निकाली और वांगजी के हाथ में देता हुआ बोला, वी भाई, ये किताब मार्केट में सबसे अव्वल दर्जे पर है। मैंने बस एक बार ही पढ़ी है, मुझे तो ये बहुत पसंद आई, तो सोचा कि आपको भी दे दूँ, आप भी पढ़ लो। वांगजी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, फिर उसने उस किताब को देखा, और देखते ही उसकी आंखें तो जैसे बाहर ही आ गई। वो उस किताब को दूर फेंकते हुए चिल्लाया, नी होइसंग! वांगजी की आवाज़ से होइसंग तो बहुत बुरी तरह से घबरा गया और बोला, भाई वी, क्या ये आपको पसंद नहीं आया? ये तो बहुत बढ़िया किताब है, यहाँ तक कि इसके चित्र भी सजीव लगते हैं। वांगजी का पारा तो बहुत चढ़ चुका था, पर वो होइसंग से कहे भी तो कहे क्या।
उसने चुपचाप वो किताब उठाई और गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया। धाम में वांगजी जिंगशी पहुँच गया और वी wuxian का नाम लेकर चिल्लाने लगा। विंग, जो अंदर के कमरे में बेड पर लेटा हुआ था, गहरी नींद में वो बेड से नीचे गिर गया और फिर बिखरे बालों के साथ उठते हुए बोला, क्या हुआ? भूकंप आ गया क्या? कहीं तूफान तो नहीं आया? बादल तो नहीं गरज रहे? पहले विंग ने हर तरफ नजर फैलाई और फिर जब उसने वांगजी को अपने सामने पाया, विंग ने कहा, ओह लांझा, तुम हो। पता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं कितनी जोर से नीचे गिर गया। उफ, मेरी कमर, हाय, लगता है ये तो टूट गई। विंग अपने में ही बातें किए जा रहा था और दूसरी तरफ वांगजी चिल्ला रहा था, वी wuxian। ने वो बुक विंग के सामने फेंक दी और चिल्लाया, ये सब क्या है? जब विंग ने देखा वांगजी ने वो बुक फेंक दी है, तो वो शांति से वांगजी की तरफ देखकर बोला, वांगजी, तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम अपने सारे नियम भूल गए? क्या अब तुम अपनी किताबों की परवाह नहीं करते? तुम्हें याद नहीं, किताबों और ज्ञान का ठीक से सम्मान न करना लान क्लान के रूल्स के खिलाफ है। फीइंग ने बड़बड़ाते हुए उस किताब को हाथ में लिया और खोलकर देखा और तुरंत बंद कर दिया। किताब के साथ साथ उसका मुंह भी बंद हो गया। फीइंग अब सर पकड़ के सोचने लगा, वैसा के बच्चे, ये तुमने क्या कर दिया? फिर वो पलटकर वांगजी की तरफ देखते हुए बोला, लांछा, क्या ये तुम्हें ख्वाहिशांग ने दी है? वांगजी बिना उसकी तरफ देखते हुए बोला, पर वांगजी के कान तो बहुत बुरी तरह से लाल हो गए थे। लांझा विंग से नजरें नहीं मिला पा रहा था और दूसरी तरफ विंग लांझा को समझा रहा था। उसने कहा, लांझा, अब इतना भी गुस्सा क्या करना? क्या तुमने ऐसी किताब नहीं पढ़ी? फिर उसने ध्यान से वांगजी को देखा और शौक होते हुए बोला, लांझा, अब ये मत बोलना कि तुमने ऐसी किताब कभी देखी नहीं। अब तो वांगजी और भी एम्बेरस होते हुए दूसरी तरफ देखने लगा और इधर विंग पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। मुझे तो बहुत बुरी तरह से शर्मा रहा था और दूसरी तरफ बेशरम विंग की जबान फिर से फिसल गई थी। उसने कहा, लांझा, ये तो गलत बात है। हमारी फर्स्ट नाइट पे तुम क्या करोगे? देखो, शादी से पहले तुम्हें ये सब कुछ जान जाना चाहिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये तो मुझे पता है कि ये सब कैसे करना है, फिर भी तुम्हें भी तो तैयार रहना होगा ना? विंग बड़बड़ाया जा रहा था। दूसरी तरफ वांगजी, उसकी मुस्कुराहट तो कब की गायब हो गई थी। उसे चिंग की बातें याद आने लगी थी। वो सोच रहा था, वो विंग को सब कुछ सच बता देगा, पर कैसे? पर आखिरकार हिम्मत करके वांगजी ने बोल ही दिया, विंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांगजी को इतना सीरियस देखकर अब विंग ने भी अपनी हंसी छुपाई और वो सीरियस हो गया। फिर उसने लांझा से पूछा, क्या हुआ लांझा, सब ठीक है ना? अब वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोला, विंग, तुम्हारे लिए एक स्क्रोल आया है यूनमिंग जियांग सेक्ट में। विंग जितना बुरा सोच सकता था उतना सोचकर बोला, क्या? कैसा स्क्रोल लांझा? वांगजी ने बताया, रेड स्क्रोल आया है विंग। अब तो विंग बहुत बुरी तरह से शॉक हो गया। उसने कहा, क्या? मैरी स्क्रोल? तब वांगजी ने कहा, हाँ विंग, लेकिन ये नहीं पता कि ये स्क्रोल कौन से सेक्ट ने भेजा है। विंग परेशान होते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है? मेरी शादी हो रही है और मैं तुम्हारी बॉडी में हूँ और मेरी बॉडी में तुम हो लांझा। अब क्या होगा? कैसे होगा? दूसरी तरफ रात के 8 बज रहे थे। लांसिचन, जो कुछ डिसाइबल को लेकर नाइट हंटिंग पर चले गए थे, वो भी वापस आ गए थे। उन्होंने अपने डिसाइबल से कहा, तुम सब थक गए होंगे, अपने अपने कमरों में जाकर आराम करो। मैं मास्टर लान के पास जा रहा हूँ। जी सेहोशन, कहते हुए अब सभी छात्रों ने उन्हें प्रणाम किया और वो वहाँ से चले गए। छात्रों के वहाँ से जाते ही लान चिरेन से मिलने के लिए चले गए। अब लान चिरेन ने सिचन को अंदर बुलाया, अपने सामने बिठाया। फिर वो पपेट्स के बारे में लान सिचन से पूछने लगे। लान सिचन ने कहा, अंकल, वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। जब हम वहाँ पहुँचे, पूरा का पूरा गांव शांत हो चुका था। वहाँ पर एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। जब हम
ऐसे ही गांव में घूम रहे थे, हम पर पपेट्स का हमला हुआ। उनकी तादाद हमारी सोच से भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं और लान क्लान के डिसाइबल्स भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तभी हमें वहाँ सॉन्गलान और शाओशुनशेन मिले। हम तीनों काफ़ी देर तक उन पपेट्स से लड़ते रहे। सभी छात्रों ने भी हमारी मदद की, पर वो पपेट्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था बस उस गांव के ही नहीं, बाकी के गांव के लोग भी पपेट्स बन चुके हैं। उस जन की बात से लान चिरन और भी ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने कहा, अब बस एक ही रास्ता है, हमें जल्द से जल्द ये शादी करवानी होगी। वैसे भी विभूषण कल सुबह ही उनमें वापस जा रहा है। अब चौंकने की बारी लान सीचेन की थी। उसने जोर से चिल्लाया, क्या मास्टर भी वापस जा रहे हैं? लान चिरेन को लग रहा था सीचेन बात का पतंगड़ बना रहा है। वो चिढ़ गए। उन्होंने कहा, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? वैसे भी वो उनका घर है, तो वो अपने परिवार से मिलने जा रहा है। वैसे भी वो सारा सामान लेकर वापस यही तो आएगा। कुछ दिनों की बात है जो उसे अपने परिवार के साथ बिताने हैं। लान चिरेन चुपचाप अपनी चाय पीने लगे और लान सीचेन मन ही मन अपना सर पीटने लगे।